हेलो एंड वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 1 अक्टूबर पे पहुंच गए हैं और इस वीडियो में हम अपनी द हिंदू और पीआईबी की सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं आप अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, तो कोशिश करिए जितना हो सके उतना रिवाइज़ करिए। वीडियो को नहीं भी देखेंगे चलेगा, लेकिन अगर रिवीजन पर्सपेक्टिव से जो पुराने वीडियोस हैं उनको अगर आप देखते हैं तो दैट विल गिव यू मोर थिंग्स विच नीड्स इन योर एग्ज़ाम। ठीक है, जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करिए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर आपके अभी भी 10 में से 6 क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो रहे हैं, दैट द मीन यू हैव अ नीड रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन करिए, बहुत ज़्यादा रिवाइज करिए। ठीक है, कोशिश करिए और माइंड में पिक्चर इमेज बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, उसको लर्न और रटने की कोशिश मत करिए, दैट इज़ नॉट यूजफुल इन योर एग्ज़ाम। कोशिश करिए कि इमेज बनाइए अपने माइंड में। ठीक है, इफ़ यू विल मेकिंग इमेज इन योर माइंड, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। सो ट्राई टू मेक योर इमेज दैट यू लर्नड इन द पास्ट। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एज़ कम्पेयर टू रटना और उसको बार बार रिवाइज करना। ठीक है, वो वहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, लेकिन अगर रिवाइज करके उसकी इमेजिंग बना के रखते हैं ना, तो डेफिनेटली आप एक बार को रिलेट कर पाएंगे कि आपने इस तरीके की इमेज कहाँ से और पढ़ी हुई थी। ठीक है, और एक्रोनिम्स बनाइए। ठीक है, अपने निमोनिक्स बनाइए, उनको कोशिश करिए बनाने की, उनको याद करने की, ताकि एक शॉर्ट फॉर्म की ट्रिक आपको बन सके और वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सके। जैसे G20 कंट्रीज़ होती हैं, G7 कंट्रीज़ होती है। ठीक है, G4 कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इन सभी चीज़ों के निमोनिक्स बना के अगर आप रखते हैं ना, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, कुछ मार्केट स्कीम को समझ लेते हैं, फिर आज का क्विज स्टार्ट करते हैं ताकि आपके आज के करंट अफेयर पूरे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखिए आज की जो मार्केट स्कीम है हमारी, वही जो पुराने हमारे साथ जुड़े उनको तो पता ही है। ठीक है, कि आपको 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करना है ताकि आप एक सेफ जोन पे फॉल करें और आपका जो प्रीलिम्स है वो 60% जितनी प्रोबेबिलिटी रहती है, हम उतना ही एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा आपको जरूरत नहीं, क्योंकि इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम एंड नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, सो 60% आपको करना है। 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करने की कोशिश करिए। नहीं होते टेंशन नहीं लेना है, कम आते तो एक बार फिर से रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद कोशिश करिए कि स्कोर देन आपका 10 आउट ऑफ 10 आए। मतलब अब की बार जब आपने सुना है तो अब उसका एक्सप्लेनेशन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना है। ठीक है, जितना भी स्कोर आता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रोवाइडेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एज ग्राउंड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन है उनके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं, आपको बताना है क्या इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं कि नहीं लगाई गई हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर पूछा है, ध्यान से पढ़िए कि लगाइएगा। पहली स्टेटमेंट है पब्लिक ऑर्डर, सेकंड है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट एंड थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए फिर। चलो, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहले रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जब आप कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन किसी इंपॉर्टेंट चीज़ें, नेशनल एंथम, मतलब इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं? अपमान करते हैं। ठीक है, इनका डिसओबे करते हैं, तब वहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कुछ दी गई है, अगर आप उनका भी डिसओबे करते हैं, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप क्या होती है? आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो एक्सप्रेशन, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन आती है। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे पब्लिक ऑर्डर, दिस इज़ द वन, मतलब ये एक प्रकार है। ठीक है, दिस इज वन काइंड। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि पब्लिक ऑर्डर, अगर आप पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच से, तो वहाँ पे आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। सेकेंड, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, अगर फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट्स के साथ, वहाँ पे कोई ऑफिशियल हो गया या फिर कोई व्यक्ति उसके लिए उसको बार बार डिसओबे कर रहा है, तो वहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, दोनों में करेक्ट है। थर्ड जो दी है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर किसी शेड्यूल्ड ट्राइब की प्रोटेक्शन के लिए आप बोल रहे हो तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता है। ठीक है, तो थर्ड आपका रॉन्ग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। इफ़ यू आर टेलिंग एंड स्पीकिंग अबाउट एनी शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर देयर इंटरेस्ट एंड फॉर देयर इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन, इट विल नेवर एवर अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैटेगरी। ठीक है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैटेगरी में नहीं आएगा। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जहाँ पे आप कुछ भी डिसओबे करते हैं किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का, ठीक है, यहाँ पे आप तो किसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हित के लिए बोल रहे हैं। चलो कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 19(2) जो आपको बोलता है कि
प्रोवाइड स्टेट पावर टू मेक लॉ इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, कुछ लॉ होते हैं जहाँ पे इम्पोज होते रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दैट राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत की संप्रभुता और जो भारत की जो इंटीग्रिटी होती है इसको बनाए रखने के लिए कुछ जगह पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए इन सभी चीज़ों की लगाई जाती है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, आपके जो फॉरेन रिलेशन हैं वो फ्रेंडली रहें, ठीक है, स्टेट के साथ, फॉरेन स्टेट के साथ, तो वहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। पब्लिक ऑर्डर अच्छे से मेंटेन रहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। डिसेंसी और मॉरलिटी ना हो, ठीक है, मतलब किसी की मॉरल वैल्यूज़ को नुकसान ना पहुंचे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है। और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का कंटेम्प्ट करने मतलब कोर्ट की निंदा करने पे आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। और अभी तो जितनी हुई है उसने आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, किसी ऑफेंस का इंसाइटमेंट करना मतलब उसको भड़काना, ठीक है, उसी को और ज़्यादा डिफेम करना, उसको और ज़्यादा आग लगाना किसी चीज़ की, उसको किसी व्यक्ति को भड़काना किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, तो वहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती हैं, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज बेसिस ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ मूव फ्रीली throughout the territory of India and to reside and settle in any part of the territory of India। इसका मतलब यही है कि प्रोटेक्शन दिया गया है शेड्यूल ट्राइब को कि वो कहीं पे भी जा सकती है, मूव कर सकती हैं फ्रीली, रिसाइड कर सकती हैं, सेटल हो सकती हैं पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर कहीं पे भी, ठीक है। जहाँ पे जब मैं टेरिटरी बोलता हूँ इसका मतलब होता है कि आपके 28 स्टेट तो हैं ही हैं, इसके साथ जो आपकी 8 यूटीज़ हैं उसके अंदर भी ये जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इंडिया चाइना एग्रीमेंट क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा एग्रीमेंट सबसे पहले साइन हुआ, देन सेकंड एंड देन थर्ड लगाना है। फर्स्ट है एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि सबसे पहले एग्रीमेंट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी साइन किया गया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए, मतलब LAC में मेंटेनेंस रहे पीस, उसके लिए ट्रैंक्विलिटी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति वार्ता एग्रीमेंट को साइन किया गया था। सेकंड है एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन द मिलिट्री फील्ड, सेकंड जो साइन किया गया था वो एग्रीमेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है, एक मजबूती दे सके अपने मेजर्स को मिलिट्री फील्ड के अंदर, तो ये वाला सेकंड साइन किया गया था। एंड थर्ड है एग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर सेटलमेंट ऑफ द इंडिया चाइना बाउंड्री, तो सेटलमेंट करना इंडिया चाइना बाउंड्री के लिए जो इंपॉर्टेंट गाइडेंस प्रिंसिपल्स दिए गए थे पॉलिटिकल पैरामीटर्स के लिए, उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो कौन सा एग्रीमेंट सबसे पहले साइन किया, फिर सेकंड एंड थर्ड, इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 1, ऑप्शन सी 1 3 2 एंड ऑप्शन डी 3 2 1। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं। चलो, आई होप आपने इसका आंसर सोच ली। देख लेते राइट आंसर कि जिस तरीके के रिलेशन अभी हमारे चल रहे हैं चाइना के साथ, तो कुछ भी एग्जाम में मेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। दीज आर ऑल द क्वेश्चन विच इज़ मेड बाय फॉर मेंस, ठीक है, सारे मेंस के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए क्योंकि प्रीलिम्स में तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि दैट हैज़ बीन ऑलरेडी मेड योर पेपर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपका पेपर बना दिया। तो आप कोशिश करिए आपकी किस तरीके से आप इसको मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन आपको मेंस के लिए बनाया कि आपको अगर एक बार क्रोनोलॉजिकली याद रहता है तो आप वहाँ पे फटाफट आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पीस और ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किया गया था, ये साइन किया गया था, ठीक है। चलो एक सेकंड, सबसे पहले पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किया गया था कब, सितंबर 1993, ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेकंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर साइन किया गया था, तो नवंबर 1996 में साइन किया गया था, सेकंड में आएगा। उसके बाद पॉलिटिकल पैरामीटर एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, इसको 2005 में साइन किया गया था, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और न्यूज़ में था, तो आपको ये वाला तो याद होना ही चाहिए। और पहला वाला, ठीक है, पीस ट्रैंक्विलिटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर 1993 में साइन किया गया था, कोशिश करिए इसको याद रखिए। और बिल्डिंग कॉन्फिडेंस मेजर, इसको 1996 में लाया गया था एग्रीमेंट को, ठीक है। और जो आपका है पॉलिटिकल पैरामीटर एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, इसको 2005 में लाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए, मतलब तीनों ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो कुछ और चीज़ों में क्या है, अगर हम पुराने समय से आते हैं तो 1980 में हमने एंग्लो चाइना एग्रीमेंट ऑन सिक्किम एंड तिब्बत के लिए साइन किया गया था। फिर
1914 में हमने साइन किया गया था शिमला कन्वेंशन। 1954 में पंचशील ट्रीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है पंचशील ट्रीटी का तो जिक्र ही आपको करना है, क्योंकि पंचशील में 5 एग्रीमेंट दिए जिनका चाइना हमेशा वॉयलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट 1993 में जो अभी हमने पढ़ा ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए साइन किया था एग्रीमेंट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। 1996 में यही जो अभी हमने पढ़ा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऑफ मिलिट्री की फील्ड में। 2005 में जो हमने पढ़ा अभी ना एग्रीमेंट ऑन सेटल ऑफ द बाउंड्री क्वेश्चन, ठीक है, इसको 2012 में साइन किया गया था एग्रीमेंट ऑन वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं। और 2013 में साइन किया गया था बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इन सभी चीज़ों को ये 5 इंपॉर्टेंट है, आप कोशिश करिए इसको एक A4 साइज की कॉपी में लिख लीजिए, वहाँ आपको ये हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट। तो NCRB, ठीक है, NCRB ये जो क्वेश्चन है NCRB के ऊपर है और पूछा गया कि क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है द क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट हैव रिड्यूस्ड बाय मोर देन 10% सिंस 2018, कि जो क्राइम है अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट के वो रिड्यूस हुए हैं 10% सिंस 2018 से 2018 के हिसाब से, मतलब 2018 से 10% क्राइम SC कैटेगरी में रिड्यूस हुए हैं। सेकेंड है उत्तर प्रदेश हैज़ रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, कि उत्तर प्रदेश ने हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम जो देखे गए हैं वो वुमेन के ऊपर देखे गए हैं, कि उत्तर प्रदेश ने रिपोर्ट किए हैं सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्राइम किसके खिलाफ, वुमेन के खिलाफ पूरी इंडिया में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C 1 and 2 एंड ऑप्शन D नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले देखिए इस तरीके की स्टेटमेंट ना जो अनसर्टेनिटी दिखाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत होती है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हम इजी स्टेटमेंट को पहले पकड़ते हैं कि उत्तर प्रदेश तो वैसे भी सबसे ज़्यादा क्राइम वहाँ देखे जाते हैं। यस, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा क्राइम है किसके खिलाफ, अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या जो क्राइम है SC कैटेगरी में 2018 से 10% रिड्यूस हुए हैं, देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दी हुई है और ये रॉन्ग है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? राइट आंसर विल बी B। कुछ और चीज़ें समझेंगे हम इसके बारे में। देखो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसने रिसेंटली अपनी जो एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2019 को पब्लिश किया है, ठीक है, जिसमें जो क्राइम रेट है रजिस्टर्ड किए गए हैं इंक्रीज फ्रॉम 21.2%, ठीक है, मतलब 21.2 पर लैख पॉपुलेशन में 2018 से 22.8 2019, मतलब करीब करीब वही आपके 10% के करीब केस बढ़े हैं। लेकिन अब देखना कैटेगरी किस में बढ़े हैं कि स्टेटमेंट 1 जो आपकी इनकरेक्ट दी थी कि एज पर द रिपोर्ट क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट वेंट अप 7.3% सिंस 2018, कि जो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ 7.3% केसेस बढ़े हैं, ना कि 10% केसेस बढ़े हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो उत्तर प्रदेश है इट हैज़ अ हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, जहाँ पे 59,853 केसेस वुमेन के खिलाफ दर्ज हैं और अकाउंटिंग फॉर 14.7% ऑफ सच केसेस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। और इसके अलावा जो है देखा जा रहा है कि 14.7% पूरे भारत में इतने केसेस हैं, ठीक है, पूरी कंट्री में इट वॉज अलाउड। और इसके बाद अगर आप देखोगे कि इसको जो फॉलो करने वाली कंट्री है तो सेकेंड नंबर पे राजस्थान है, ठीक है, जहाँ पे 10.2% केसेस हैं। थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है जहाँ पे 9.2% केसेस और 37,144 केसेस है, ठीक है। असम ने रिपोर्टेड किया है कि हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन एट 177.8 पर लैख पॉपुलेशन, फॉलो बाय राजस्थान, की असम के अंदर रिपोर्ट किए गए हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, की जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट जहाँ पे होते हैं वो कहाँ है, वो आपके असम के अंदर होते हैं, ठीक है, फॉलो बाय राजस्थान एंड हरियाणा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, मेंस में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जहाँ पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ऊपर कुछ लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। तो DISC के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट हैज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रॉम आर्म फोर्सेस एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फॉर रेजोल्यूशन बाय इनोवेटर, कि ये जो होता है ये एक प्रॉब्लम सेटलमेंट बोर्ड होता है जो आर्म फोर्सेस और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स होते हैं उनके बीच रेजोल्यूशन बाय इनोवेटर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द अटल इनोवेशन मिशन, कि इसको अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है?
ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले, क्या इट हैज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती हैं जो आर्म फोर्सेस और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की के लिए होती है, जिनका रेजोल्यूशन इनोवेटर्स के द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट दी हुई है, पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, सेकंड, क्या इसको अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये गलत है। ठीक है, ये आपकी सेकंड में गलत है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कुछ और चीज़ें समझते हैं इसको जो लॉन्च किया गया है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और जो 4th राउंड ऑफ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज हैज़ बीन लॉन्च बाय IDX, और अभी जो चौथा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप जो चैलेंज है, इसको लॉन्च किया गया है IDEX के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, IDEX के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जो है इसको लॉन्च किया गया था विथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब PS के साथ, जो भी आर्म फोर्सेज और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स होता है डिफेंस PSU फॉर रेजोल्यूशन करने के लिए प्रोस्पेक्टिव स्टार्टअप्स में, इनोवेटर्स में, MSMEs अलाइक टू प्रोवाइड देयर इनोवेटर्स आइडियाज़ ऑन टेक्नोलॉजीज विच फाइंड देयर एप्लीकेशन इन द डिफेंस सेक्टर, ताकि डिफेंस सेक्टर्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी स्टार्टअप्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जो इनोवेटर्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, उन सभी को अलग किया जा सके, अच्छा खासा मैकेनाइजेशन वहाँ पे किया जा सके। ठीक है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। चलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, कुछ इनोवेशन के फील्ड में आता तो आप डिफेंस के फील्ड में यहाँ पे लिख सकते हैं। 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ पब्लिश द टाइम यूज इन इंडिया 2019 रिपोर्ट। तो अभी किस इंस्टीट्यूशन ने टाइम यूज इन इंडिया 2019 रिपोर्ट को पब्लिश किया है? ऑप्शन ए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये आगे चल के कुछ और चीज़ें हम देखते हैं इसके बारे में। नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है, इसको कंडक्ट किया गया था कि फर्स्ट टाइम सर्वे इन इंडिया ड्यूरिंग जनवरी से दिसंबर के बीच में 2019 में, एंड हैज़ रिसेंटली पब्लिश द टाइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट। देखिए सबसे पहले इसको जो कंडक्ट कराया गया था इस सर्वे को, ये जनवरी से 2019 तक इसका पूरा एकदम ब्यौरा इसका लिया गया था, पूरा खाका तैयार किया गया था। उसके बाद अब इस रिपोर्ट को जो 2019 की थी कि टाइम यूज इन इंडिया 2019 रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। इसमें जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था टाइम यूज इन इंडिया सर्वे का, कि मेजर करना पार्टिसिपेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज़, कि पेड और अनपेड एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेशन है मैन और वुमेन का, वो किस तरीके से है। ठीक है, जो TUS है इज़ एन इम्पॉर्टेंट, मतलब टाइम यूज सर्वे इज़ एन इम्पॉर्टेंट सर्वे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द टाइम स्पेंट इन अनपेड कैटेगरीज एक्टिविटीज़। देखा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी समझ में आए कि जहाँ पे अनपेड जो केयर गिविंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वॉलंटियर वर्क होता है, और जो अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द हाउस होल्ड मेम्बर्स होते हैं, वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे ज़्यादा लोगों की, मतलब अनपेड एक्टिविटीज़ में लोग ज़्यादा वर्क करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन टाइम स्पेंट ऑन द लर्निंग, सोशलाइजिंग, लाइजर एक्टिविटीज़, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ एटसेट्रा बाय द हाउस होल्ड मेम्बर, कि ये सभी देखा गया कि लोग ने अपना समय किस तरीके से व्यतीत किया है। ठीक है, तो जो TUS है, जो टाइम यूज सर्वे है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जहाँ पे जो पेड और अनपेड एक्टिविटीज़ में लोगों को देखा जाता है कि उनकी एक्टिविटीज़ किस तरीके से चल रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस, ये एक्ट 2013 का है। इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट है, एवरी एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एट ईच ऑफिस और ब्रांच विद 10 और मोर एम्प्लॉयज़, कि एवरी एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, इज़ रिक्वायर्ड, वो रिक्वायर्ड होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सके एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी एट ईच ऑफिस, हर एक ऑफिस में, और अपनी ब्रांच में विद 10 और मोर एम्प्लॉयज़, जिसमें 10 और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। सेकेंड है, इट एक्सक्लूड डोमेस्टिक वर्कर फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ द एक्ट। ये जो एक्ट है, ये इसमें जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं वो इनको एक्सक्लूड कर देता है, इस एक्ट के अंदर डोमेस्टिक वर्कर को शामिल नहीं करता है। सेकेंड, इट प्रोवाइड पेनल्टी फॉर मैलिशियस कंप्लेंट। अगर कोई मैलिशियस कंप्लेंट, मतलब कोई
ख़राब कंप्लेंट्स आती हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या किया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए, सबसे पहले कि जो पहली स्टेटमेंट है कि एवरी एम्प्लॉयर इज़ रिक्वायर्ड, जो भी एम्प्लॉयर होता है वो रिक्वायर्ड होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अपने हर एक ऑफिस में और ब्रांच में जहाँ पे 10 और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, इट एक्सक्लूड डोमेस्टिक वर्कर फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ द एक्ट। ऐसा हो कैसे सकता है, अगर इस एक्ट ने सेक्सुअल ऑफ हैरेसमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस लिखा है तो कैसे ये डोमेस्टिक वर्कर को एक्सक्लूड कर सकता है। मान लीजिए कोई अपने घर से दूसरे घर में जा रहा है काम करने के लिए, उसके साथ कुछ इस तरीके की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो वो भी इस एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। थर्ड पढ़ते हैं, इट प्रोवाइड पेनल्टी फॉर मैलिशियस कंप्लेंट, कि क्या जो मैलिशियस कंप्लेंट होती है, मतलब जो खराब कंप्लेंट्स होती हैं उनमें पेनल्टी लगाई जाती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 और 3 मतलब सी विल बी योर राइट आंसर। आपका 1 और थर्ड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, ठीक है। कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं इसके बारे में कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज़ होती हैं ऑल जो भी एट ऑल ऑफिसेज और ब्रांचेस विद स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ 10 और मोर एम्प्लॉयज़, अगर आपके स्टाफ में 10 और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पे आपके पास इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना चाहिए। और ये जो कंप्लेंट कमेटी होती है ये पावर देती है सिविल कोर्ट को फॉर गैदरिंग एविडेंस, ठीक है, कि अगर कुछ ऐसा कंप्लेन होता है तो वहाँ पे आप गैदरिंग कर सकते हैं एविडेंस को। साथ ही साथ जो एक्ट है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक वर्कर के लिए, मतलब वुमेन जो एम्प्लॉयड है टू डू अ हाउस होल्ड वर्क, ऐसे हाउस होल्ड वर्क में इन एनी हाउस होल्ड एनी रेम्यूनरेशन वेदर इन कैश और काइंड, जहाँ पे आप कैश और किसी भी प्रकार से आप कोई वर्क करते हो किसी के घर पे, तो वहाँ पे अगर आपके साथ कुछ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट टाइप की कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, कुछ ऐसी ये हरकतें होती हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस एक्ट के तहत आपको भी न्याय मिल सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ईपीएफओ के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ईपीएफओ का एग्जाम भी आने वाला है, तो बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट है, इट इम्प्लीमेंट द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिससेलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, कि ये इम्प्लीमेंट करता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और जो मिससेलेनियस प्रोविजन एक्ट होता है 1952 का। सेकंड है, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि इसको एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, फिर आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। अगर आप ईपीएफओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका तो आंसर आपने 100% सही दिया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इसको इम्प्लीमेंट जो किया गया जाता है, इसको ये जो इम्प्लीमेंट करता है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और जो मिससेलेनियस प्रोविजन एक्ट होता है इन्हीं को इम्प्लीमेंट करता है, सही है। सेकेंड, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, अगर आप ईपीएफओ के एग्जाम की तैयारी करें तो आपको तो ये तो पता होगा कि इसको जो एडमिनिस्टर किया जाता है ये ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री नहीं करती है, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट और दूसरी स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, ये रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। इतना तो आपने आंसर सही ही दिया होगा, ठीक है। कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, ये इंप्लीमेंट करती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और जो मिससेलेनियस प्रोविजन एक्ट होता है 1952। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी कौन सी होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होती है, ये इसकी एजेंसी है जो इसको एडमिनिस्टर करती है। और इट इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जाता है ईपीएफओ को कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ क्लिंटेली एंड द वॉल्यूम ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अंडरटेकन, कि इसके अंदर जिस तरीके का वर्क किया जाता है, जिस तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसके अंदर किया जाता है। साथ ही साथ जो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज करती है प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जो भी प्रोविडेंट फंड होते हैं जो आपके पीएफ जो कटते हैं और जो पेंशन अकाउंट्स होते हैं फॉर द वर्क प्लेस फॉर द वर्क फोर्स एंगेज इन द ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, कि जो भी पीएफ जैसे आपकी सैलरी से जो पीएफ कटते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो वर्क होता है वो ये देखते हैं, जो पेंशन अकाउंट्स होते हैं उनको ये देखते हैं, तो ये सभी इसके अंदर काम किए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लंताना। ठीक है, तो लंताना अभी ये न्यूज़ में था तो आपको बताना है। देखो इस तरह की कोई स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जो एकदम से न्यूज़ में आती हैं, उसके बारे में आपका आंसर जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो लंताना जो है ये किससे रिलेट करता है? ऑप्शन 1, लंताना इज़ अ स्मॉल पेरेनियल श्रब विच फॉर्म्स एक्सटेंसिव डेंस एंड इम्पेंट्रेबल थिकेट्स। कि लंताना जो होता है स्मॉल पेरेनियल श्रब होती है। लंताना जो होती है एक प्रकार से पेरेनियल जो झाड़ियाँ होती है, आपने देखो ना जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ जो बहुत ही ज़्यादा घनी होती हैं, उस तरीके के लंताना दिखाई देते हैं। सेकंड है इट इज़ अ नेटिव टू सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री। कि ये जो पाई जाती है ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। ठीक है, सबसे पहले 1 by 1 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या जो लंताना है ये स्मॉल पेरिनियल श्रब होती है? मतलब क्या ये पेड़ पौधों की प्रजाति मतलब एक स्पीसीज जो होती है उसमें इसको काउंट किया जाता है? देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ क्या ये डेंस और जो इम्पेंट्रेबल थिकेट्स होते हैं इनमें आता है? ठीक है, तो यस ये एक्सटेंसिव और डेंस और जो इम्पेंट्रेबल थिकेट्स होते हैं उन्हीं के अंदर आता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड, क्या ये नेटिव है सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज के? देखिए ये गलत है। इट इज़ नेटिव टू सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के नेटिव है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। ठीक है, कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। ये नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, याद रखिए सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, याद रखिए इस तरीके से। साथ साथ ये इट इज़ एन इन्वेसिव स्पीसीज विच वॉज इंट्रोड्यूस इन ट्रॉपिकल रीजन। जो कहाँ पे पाई जाती हैं? ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती हैं एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। ठीक है, एज एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे इसको ये यूज़ होती हैं। और इट इज़ जनरली डिलेटेरियस टू बायोडाइवर्सिटी एंड इज एन एग्रीकल्चर वीड। ये एक प्रकार की एग्रीकल्चर फीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ इस तरीके की दिखती हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द हेल्पलाइन स्टार्टेड बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स टू प्रोवाइड काउंसलिंग एंड साइको सोशल सपोर्ट टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग कोविड-19। तो एनसीपीसीआर के द्वारा अभी एक हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है जिसमें काउंसलिंग एंड जो साइको सोशल सपोर्ट होगा जो चिल्ड्रन के लिए दिया जाएगा कोविड-19 के द्वारा। तो उस हेल्पलाइन का नाम क्या रखा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए संवेदना, ऑप्शन बी सहायता, ऑप्शन सी योगदान एंड ऑप्शन डी वॉरियर। तो वीडियो को पॉज करिए, फिर आंसर दीजिए एंड फिर हम डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज संवेदना। संवेदना इज अ हेल्पलाइन जहाँ पे जो एनसीपीसीआर है इसने इसको लॉन्च किया गया है और इसके अंदर जो काउंसलिंग और साइको सोशल सपोर्ट है ये चिल्ड्रंस को दिया जाते हैं। और जिसके अंदर ठीक है पहले सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। जिसका जो फुल फॉर्म है ये है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। ठीक है, थोड़ा सा टफ नेम है लेकिन अगर इसका अकॉर्डिंग टू वर्ड आप नाम याद रखते हैं तो आपसे याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो समय दिया गया है कि आपको जो भी अगर मेंटल प्रॉब्लम आपके बच्चों को होती है ड्यूरिंग कोविड-19 तो आप यहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हैं और उनसे जो भी उपाय है वो उनसे ले सकते हैं। ये इसका नंबर है और मंडे टू सैटरडे ये ओपन रहता है जिसमें 10 से 1 PM तक आपकी एक बार बात हो सकती है। उसके बाद सेकंड जो बैच होता है वो 3 PM से 8 PM तक के बीच का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है आयुषियन स्टेटस ऑफ एशियन एलिफेंट इज एंडेंजर्ड। ठीक है, जो आयुषियन स्टेटस है एशियन एलिफेंट का ये एंडेंजर्ड है। एंड सेकंड है केरला इज हैविंग हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन अमंग इंडियन स्टेट। ठीक है, कि जो केरला है इसमें हाईएस्ट अमंग स्टेट हाईएस्ट क्या है एलिफेंट पॉपुलेशन है पूरे अमंग स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए जिस तरीके से बोत्सवाना में जब हमने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे कम से कम 300 से ज़्यादा 100 से ऊपर जो एलिफेंट्स हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए वहाँ तो क्वेश्चन बनाना ठीक है, साथ ही साथ जो यूपीएससी है वो आपसे इंडियन
जो एशियन एलिफेंट्स होते हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर एनिमल या फिर स्पीसीज न्यूज़ में है तो उसका स्टेटस इंडिया में क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो जो आईसीयू स्टेटस है एशियन एलिफेंट का, क्या एक एंडेंजर्ड है? देखिए तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, और हमसे करेक्ट आंसर नहीं पूछा, हमसे इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो हमारा आंसर पहला नहीं होगा। ठीक है, सेकंड, क्या केरला इज हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग इंडियन स्टेट, कि केरला के पास सबसे ज़्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन है? देखिए ये गलत है, केरला नहीं है, इट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका हैविंग अ हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा है ना कि सही पूछा है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। देखिए कर्नाटका के पास 25%, ठीक है, अराउंड 28,000 एलिफेंट, जो 25% है करीब कर्नाटका में आते हैं। उसके बाद केरला का नंबर आता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी एस्टिमेशन जो पॉपुलेशन ग्लोबल में पाई जाती है उसमें से 20,000 से 40,000 है। ठीक है, इतनी इसको देखी गई है। ठीक है, और इसका जो आइशियन स्टेटस है ये याद रखिएगा, इसको आइशियन स्टेटस एंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट कि देयर आर 3 सब स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट, इसकी 3 सब स्पीसीज होती हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं, सुमात्रन में पाई जाती हैं, सुमात्रा मैंने आपने सुना होगा ना, सुमात्रा आइलैंड, एंड जो श्रीलंका वहाँ पाई जाती हैं। तो ये 3 जगह है जहाँ पे इसकी 3 मेन स्पीसीज पाई जाती हैं। कुछ इस तरीके का ये दिखता है। ठीक है, इस तरीके का ये एलिफेंट है, तो देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो अच्छे तरीके से मिल जाए। ओके, और जितना भी स्कोर आया होगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। 6 से कम आया है तो भी लिख दीजिए, 6 से ज़्यादा आया है तो भी लिख दीजिए। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।